नमस्कार दोस्तों कल जिस तरह से जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, लाठियां चार्ज हुई, इन सारी चीजों के बीच में पूरा जो माहौल बना हुआ है उस बीच में पीएम मोदी का बयान आया है पेपर लीक को लेकर। और साथ ही साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस समय यह है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है जो शंभू बॉर्डर है वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, उनको रोक दिया। तो ये पूरा मामला चल क्या रहा है, यहाँ पर पीएम मोदी का क्या कहना था, आगे क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है 21 जुलाई स्टडी IQ पर। अगर आप ये वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी। जैसे अभी बीजेपी पावर में है लेकिन बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 272 का आंकड़ा, तो एनडीए इस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा जो एनडीए है उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी और इसी के दौरान पीएम मोदी ने कुछ चीजें बोली नीट पेपर लीक को लेकर, और साथ ही साथ ये कहा कि जिन्होंने भी अपराध किया है, जो भी है, उनको पहले भी कुछ सजा हुई है और आगे भी जो भी लोग इसमें शामिल थे उनको हम सजा देंगे। यहां पर आप देख सकते हो जो यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो बाहर आए और उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बताया और साथ ही साथ कहा कि जो 13 अक्यूज्ड हैं उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है, उनको जेल भेजा गया है। और साथ ही साथ जो नीट का मामला था वहां पर सरकार ने वापस से री एग्जाम करा दिया है और सक्सेसफुली हेल्ड हो गया, रिजल्ट भी इसका डिक्लेयर हो चुका है। खैर, यहां पर एक चीज समझिए, नीट का जो पूरा मामला स्टार्ट हुआ था, क्या होता है ना कि हमारे देश में जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नीट यूजी कहा जाता है, ये भारत का लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। अगर आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, बीडीएस, आयुष कोर्स, तो ये आपको नीट का एग्जाम देना होता है और इतना बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है और कई सारे बच्चों का काफी सारा समय इसमें जाता है। 2 से 5 साल भी कई बार लोग प्रिपेयर करते हैं ताकि इसमें एडमिशन ले सकें। फैमिली की सेविंग्स चली जाती है, कोचिंग एक्सपेंसेस, और इसी की वजह से जब भी यहाँ पर पेपर लीक वगैरह कोई मामला सामने आ जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को काफ़ी फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और स्पेशली जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है उसको लेकर ऑलरेडी सुबह मैंने वीडियो बनाया कि कल एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। लेकिन पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट आया, देखिए उन्होंने 2-4 बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, डू नॉट इंसाइट चिल्ड्रन। उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज से ये कहा है कि आप स्टूडेंट्स को एज अ पॉलिटिकल टूल की तरह मत इस्तेमाल करिए। उनका कंसर्न यही था कि जो स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड होता है, अनसर्टेनिटी होती है एग्जामिनेशन वगैरह को लेकर, और यहाँ पर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन जो है वो इमोशनल बर्डन नहीं बनना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। इंस्टेड जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको स्टूडेंट्स को वापस से रीअश्योर करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो भी पेपर लीक वगैरह है वो हम सब साथ मिलकर जो है उसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी डिजिटल का ज़माना आ गया। आपने देखा होगा जब वापस से रीनीट हुआ था उसमें टेलीग्राम को ही बैन करना पड़ा। तो एक प्रकार से वापस से पीएम मोदी रीअश्योर करने की कोशिश कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ उन्होंने स्पेशली पॉलिटिक्स को लेकर कहा कि देखिए जो फ्यूचर ऑफ यूथ है इट इज अबव पॉलिटिक्स। उनका यही कहना था कि जो नीट का इशू है, जो कंसर्न है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहाँ पर इसको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह ना लें, अदरवाइज इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम बर्बाद होता है, काफी प्रॉब्लम्स होता है। और साथ ही साथ उन्होंने रीअश्योर किया है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी इंडिविजुअल गिल्टी है इन सब चीज़ों के पीछे, जो भी पेपर लीक करा रहे हैं, मिडिल मैन हो गया, क्रिमिनल इन्वॉल्व हो गए, उनको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि सरकार का कहना है कि देखिए ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो यहाँ पर जो भी नतीजा आएगा आगे चलकर पता चलेगा। ऑलरेडी अभी तक जितने लोगों का नाम सामने आया है उसको ऑलरेडी हम अरेस्ट कर चुके हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पीएम मोदी जी का ये जो बयान था वो तब आ रहा है क्योंकि काफ़ी प्रेशर अभी चल रहा है सरकार के ऊपर। आपने देखा कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, ऑल्दो अभी मैं लेटेस्ट खबर देख रहा था कि संसद चलो मोर्चा जो है वो अभी वापस से स्टार्ट होना था आज, क्योंकि कल तो जो है नहीं पहुंच पाए थे, पुलिस ने रोक लिया था, लाठीचार्ज हुई, टीयर गैस छोड़े गए, तो आज वापस से ये स्टार्ट होना था। लेकिन अभिजीत दिपके का बस कुछ ही देर पहले अभी बयान आया, उन्होंने कहा है कि हम इसको आगे आज नहीं ले जाएंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे लेकिन इसको आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इससे अगेन जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जख्मी हो सकते हैं। तो खैर जो भी है, यहां पर इन सारी चीजों के बीच सरकार के ऊपर एक और जो बड़ा प्रेशर आया है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट का। ये आप देख सकते हो खबर, शंभू ऑर्डर आप सब जानती हैं, पिछले कुछ साल पहले काफी ज्यादा सुनने को भी मिला था। फार्मर्स मार्च टू दिल्ली स्टॉप्ड एट हरियाणा बॉर्डर। देखो क्या है ना कि यहाँ पर
सैकड़ों की संख्या में पंजाब से जो फार्मर्स हैं, साथ ही साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई सारे जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो साथ मिलकर दिल्ली जाना चाह रहे थे किसान महापंचायत के लिए, किसान घाट पर। और ये जो महापंचायत है, मैं आपको बता दूं, ये देश बचाओ मोर्चा के बैनर के अंडर में ये सब हो रहा है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही सभी किसानों को यहां पर रोक लिया। अगर आप देखोगे, ये रहा दिल्ली, और अगर आप चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं इस रास्ते से, तो चंडीगढ़ के पास ही यहां पर आपको मिलेगा शंभू बॉर्डर, और वहीं पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो किसान हैं, उनको यहां पर रोक लिया जाता है। और बताया गया कि बड़ी मात्रा में जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो की गई, ताकि फार्मर्स जो हैं वो आगे की तरफ ना बढ़ पाएं। ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, बसों से भर भर के बहुत सारे जो किसान हैं वो आगे की तरफ आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि हरियाणा पुलिस ने थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल वहाँ पर डिप्लॉय किए, कंक्रीट की जो बैरिकेड्स हैं वो इंस्टॉल किया गया, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी स्टैब्लिश की गई, और कई सारे जो फार्मर्स लीडर हैं उनको डिटेन भी किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। और आगे वो शंभू बॉर्डर के नहीं जा पाए, इसी की वजह से वहीं पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में आपको और बताऊं उसके पहले, ये जो प्रोटेस्ट है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये जो महापंचायत है, इट वॉज कॉल्ड अंडर देश बचाओ मोर्चा। यहाँ पर कई सारे जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से, जैसे आप देख सकते हो, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, किसान मजदूर मोर्चा पंजाब से, बीकेयू एकता संघर्ष, आजाद किसान मोर्चा, इन सभी ने मिलकर ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया था 21 जुलाई आज। अच्छा, क्वेश्चन अब ये आता है कि अभी क्या हुआ है? फार्मर्स क्या स्टूडेंट्स के लिए आ रहे हैं? क्या एग्जाम वाला जो पूरा मामला चल रहा है उसकी? ऐसा नहीं है। देखो क्या है ना कि एक तो फार्मर्स का जो पहले वाला एजिटेशन था, आप सब जानते हैं, साल डेढ़ साल से ज़्यादा तक 2020-21 में जो एजिटेशन देखने को मिला था वो आपका एमएसपी की वजह से हुआ था। ठीक है, 2024 में भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो एमएसपी 2024 वाला जो प्रोटेस्ट था वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर था, और 2020-21 वाला जो प्रोटेस्ट था वो तीन जो फार्मर से रिलेटेड कानून थे उनको लेकर था। लेकिन अभी ये वाला जो प्रोटेस्ट है किसानों का, वो बेसिकली भारत और यूएस के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। देखो ध्यान रखिएगा, अभी तक भारत और यूएस में कोई ट्रेड डील तो हो नहीं पाया है, ऑल्दो कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, खबरें आई हैं, दोनों देश नेगोशिएट कर रहे हैं। ट्रंप को लेकर आप सब जानती हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर भारत और यूएस के बीच में अभी ट्रेड डील नहीं हुआ है, लेकिन किसानों को यहाँ पर डर यह है कि अगर ये डील हो जाता है तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। अब समझिए कैसे। यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज किया गया और जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत और यूएस अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डीप करेंगे। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये आरोप है, उनका कहना है कि जो डिस्कशन चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, कई चीज़ों को लेकर हो रहा है। लेकिन फार्मर्स यूनियन ये कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि अगर एग्रीकल्चर को लेकर बातचीत होगी, भारत अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन कर देगा, तो जो छोटे किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही सेंसिटिव है। आधा करीब हमारा भारत का वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। बहुत सारे छोटे और मार्जिनल, स्मॉल और मार्जिनल जो किसान हैं वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, और एग्रीकल्चर इनकम वैसे ही वल्नरेबल है। कभी बारिश आई तो ठीक, नहीं आई तो प्रॉब्लम, बारिश ज़्यादा आ गई तो भी नुकसान हो जाता है, फसल ज़्यादा भी हो गया तो उतना रेट नहीं मिल पाता। अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज़, भारत में जो किसान है वो कई चीज़ों से सफ़र करते हैं, जैसे प्रॉपर तरीके से जो क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, एडवांस मैकेनाइजेशन, लार्ज स्केल इरिगेशन, ये सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो यहाँ पर नहीं है। इसी की वजह से वो इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स को चिंता ये है कि जो अमेरिका में एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स होते हैं, हाई मैकेनाइजेशन होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी मिलता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर अगर टैरिफ कम किया जाता है, मतलब अमेरिका से जो भी एग्रीकल्चर गुड्स अगर भारत में आएगा और सरकार उसके ऊपर से टैरिफ कम कर देगी, हटा देगी, तो बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में एंटर करना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे सोयाबीन हो गया, मेज हो गया, कॉर्न, कॉटन, एप्पल्स, आलमंड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको लेकर कंसर्न है कि अगर ये भारत में बड़ी स्तर पर आता है तो भारत के किसानों को नुकसान होगा, वो अमेरिका के प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है? देखो, गवर्नमेंट ये कह रही है, पहली बात तो देखिए अभी कोई भी ट्रेड डील हुआ नहीं है, यहाँ पर दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि अमेरिका के साथ डील भी हो सके, जो टैरिफ वगैरह है वो कम हो, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सेंसिटिव डोमेस्टिक सेक्टर है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, सप्लाई चेन और मजबूत हो। इवेंचुअली जो इम्पैक्ट है वो तो देखो तब पता चलेगा कि एक्चुअल में नेगोशिएशन क्या हुआ है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि फार्मर्स
अभी ये अज्यूम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि जो भी डील हो रही है उससे उनको नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर देखो हरियाणा में क्यों स्टॉप किया गया? क्योंकि हरियाणा में एक तो समझिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर जब वो पंजाब से हरियाणा की तरफ एंटर कर रहे थे, क्योंकि आपको हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा दिल्ली आने के लिए, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए, और स्पेशली जो दिल्ली में अभी ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर किसान भी उसी समय आ जाएंगे तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाए। तो एक प्रकार से फार्मर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो फंडामेंटल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो कर्टेल किया जा रहा है, नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये सारा माहौल अभी आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसको सरकार किस तरह से टैकल करती है, क्या हो पाता है। बट आई होप कि जो लेटेस्ट अभी ये खबर आई थी पीएम मोदी के बयान को लेकर, पेपर लीक और फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर ही 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, जहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। आज लास्ट डेट है इसमें लोएस्ट प्राइस में एडमिशन लेने का। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।